ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे। आपको क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया एक और हमले की तैयारी कर रहा है? भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। जी कर सकते हैं जी, बल्कि बहुत शद्दोमत से कर सकते। और मैं बरमला ये कहता रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहां का जो प्रोटोकॉल था, फजा में F-15 F-18 जहाजों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि अब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे, और $100 अरब के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वोंट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला's वार्निंग। ईस्ट में काफी कुछ हो भी रहा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की हमने देखा कि कोर कमांडर मीटिंग लेकर उसमें हमने उससे एक मैसेजिंग जरूर जाती है। लेकिन कल अगर इसी दफाई मुआहदे के मुताबिक वो होतीज जो हैं वो 4 रॉकेट मार देते हैं सऊदीया के ऊपर, तो इस मुआहदे के मुताबिक वो तसव्वुर किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो सवाल पैदा होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदेगा? फिर कल अगर ईरान के साथ इनका कोई इशू शुरू हो जाता है तो क्या पाकिस्तान फिर ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर ईरान कोई रॉकेट मार देता है, ड्रोन भेज देता है, कुछ कर देता है, तो फिर पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा होगा। तो याद रखें कि ये मुआहदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये तीसरी मरतबा हुआ है, और पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरी दफ़ा मुआहदा भी फौजी हुक्मरानों के साथ हुआ है। आप नॉर्थ ईस्ट में भारत को चैलेंज कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, चेकमेट है वो। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीजे भी नहीं मिले, और इस वक्त भी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं जो फॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क भेजते हैं। अब इन हालात में हिंदुस्तान के हमले पर सऊदी अरब क्या फौजी जवाब देगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान और सऊदी ने जो एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, अचानक से आ गई ये चीज़, तो उसके बाद पाकिस्तानियों के मन में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब तो सऊदी बिंदास हमें मदद करेगा। अगर इंडिया ने आने वाले दिनों में कुछ कर दिया ना, तो वो भूल रहे हैं कि भाई उसने खुद की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान के साथ पैक्ट साइन किया है, क्योंकि यमन के अंदर जो हुती रिबेल्स है उनके साथ सऊदी का चलता रहता है। तो अब वो खुद के सैनिक वहाँ पर ना झोंक कर पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा टट्टू की तरह, भाड़े के टट्टू की तरह। और अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइप की, तो हो सकता है सऊदी शब्दों से कुछ बोल दे कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह। लेकिन सऊदी के इंटरेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर कि सऊदी कुछ नहीं करेगा शब्दों को आपले किए बगैर। मतलब वो सिर्फ शब्द ही बोल सकता है, कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे भी उनके पास ऐसी कोई मिलिट्री है नहीं, ठीक है। और जितना इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस वो इंडिया के अपोज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल का कोई ज़्यादा फ्यूचर है नहीं 10-15 साल, लेकिन फ्यूचर जो है वो इंडिया में तो डेफिनेटली है। ऐसे के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहां का जो प्रोटोकॉल था, फजा में F-15 F-18 जहाजों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि अब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे, और $100 अरब के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीजे भी नहीं मिले, और इस वक्त भी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं जो फॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क भेजते हैं। अब इन हालात में हिंदुस्तान के हमले पर सऊदी अरब क्या फौजी जवाब देगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खतरा वो अमेरिका बरतानिया से के ताल्लुकात। अब आप जरा सोचें कि पाकिस्तान की तरफ से दिफा की पेशकश के बाद ये अमेरिका और इनके इत्तेहादी यूरोपीय मलिक क्या ये खुश होंगे कि इतना बड़ा गाहक भागे? फील्ड मार्शल की हिमायत करेंगे, एक्सटेंशन की तोसी में मदद करेंगे, या वो करेंगे जो उन्होंने अयूब खान के साथ उस वक्त किया जब मुआहदे हुए थे, उससे फारग किया। जनरल ज़िया उल हक ने सऊदी अरब से जो मुआहदा किया था 1987 में खत्म हुआ, 88 में ज़िया फारग, सोवियत यूनियन की जरूरत नहीं थी, आमों की पेटी पार गई थी। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका अपने इतने बड़े गाहक नहीं जाने देगा। माजी में भी जब अरब दुनिया ने OIC बनाने की कोशिश की, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, अलग से इस्लामी बैंक बनाने की कोशिश की, वो फिर चाहे ज़िया उल हक था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अयूब खान था या इमरान खान था, इन्हें किसी को भी नहीं छोड़ा अरब दुनिया में इन्होंने, बल्कि अरब दुनिया में जिसने डॉलर को छेड़ा उसे नहीं छोड़ा। दूसरी करेंसी में कारोबार की कोशिश पेट्रो डॉलर की। अब वो रहनुमाओं की पूरी एक लिस्ट बनाई। शाह फैसल 1973 में अरब इसराइल जंग के बाद मगरब पर तेल की पाबंदियां लगाने का सोच रहे थे। शाह फैसल को उसके भतीजे शहजादा फैसल बिन मसद से शाही महल के अंदर सरकारी इस्तकबालिया में गोली मारी गई, बाद में कातिल को ज़हनी मरीज बना दिया।
अमेरिका और नेटो के खिलाफ कजाफी ने मुखालफत की, एक गोल्ड दिनार का मंसूबा शुरू किया, 2011 में नेटो ने हमले करके उड़ा दिया। कल अगर इसी दफाई मुआहदे के मुताबिक वो होतीज़ जो हैं वो 4 रॉकेट मार देते हैं सऊदीया के ऊपर, तो इस मुआहदे के मुताबिक वो तस्वर किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो सवाल पैदा होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदेगा? फिर कल अगर ईरान के साथ इनका कोई इशू शुरू हो जाता है तो क्या पाकिस्तान फिर ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर ईरान कोई रॉकेट मार देता है, ड्रोन भेज देता है, कुछ कर देता है, तो फिर पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा होगा। ये तमाम वो सवाल हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने की या जिसकी अप्रूवल देने की जो अथॉरिटी है अंडर द लॉ वो है पार्लियामान को। 2015 में पाकिस्तान की पार्लियामान जो है इस पूरे चीज़ को रिजेक्ट कर चुकी है। आज 2025 में जब ये मुआहदा किया जा रहा है तो ना ही वो पार्लियामान में लाया गया, ना ही वो काबीना के सामने लाया गया, ना ही उस फैसले की या उस पूरे मुआहदे की तफसील जो है वो रखी गई। अब इस मुआहदे की जो लेजिटिमेसी है या उसकी एक लीगैलिटी है वो एक ये भी हो सकती है कि यानी कि मुआहदा होने के बाद आप आकर अपनी काबीना से इसको अप्रूव करा लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या इसको अप्रूव कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप तस्वीरों को देखें तो वहाँ पर एक तस्वीर खींची गई जो ऑफिशियल सऊदी अरेबिया से जारी की गई, जिसमें जो मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं और उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गया हुआ था, लेकिन माँ सवाए वो वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैठने से पहले उनकी जो नशिस्त है उसकी अपने पढ़ने से सफाई के अलावा उसने कोई वहाँ खिदमत सर अंजाम नहीं दी। फिर जो प्रेसिडेंस दिखाया गया बैठने का, उसमें भी जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाहर बैठा हुआ है, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक चलो ऑन द पेपर ही डिफेंस मिनिस्टर जो है वो 2-3 टर्म्स ज़्यादा सीनियर होता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आर्मी चीफ से। लेकिन चूंकि रियलिटी सऊदी अरेबिया भी जानता है, इसलिए आज आपके पास ये बहाना नहीं था कि आपने जाके पार्लियामान से बात करनी है या उससे बात करनी है। भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे साउथ एशिया के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये सडन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट्स क्यों होनी शुरू हो गई? मोदी जी पंगा क्यों ले रहे हैं अमेरिका के साथ? इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो खेली जा रही है हमारे बैकयार्ड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1972 में इस एरिया को बोला गया था गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? ये अमेरिका है, उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग्स आती हैं, और आती कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट से। अभी चक्कर क्या है? उसको अपनी आर्मी भेजनी क्यों पड़ी और हमें म्यांमार में अपनी आर्मी को भेजनी पड़ी? अब आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आता है ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रायंगल। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार का चिन प्रोविंस और बांग्लादेश का जो चिटागोंग है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पर जो ये लोकेशन है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक भी है। पहली बात यह है कि सिर्फ ये ड्रग्स की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी इस एरिया में पाए गए हैं। और जहाँ पर मिनरल्स हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th and 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए।